साक्षरता अभियान। क्या कोरोना और वैक्सीन उमम आप तक पहुंचे क्योंकि सांसद महोदय हमारे साथ शिव प्रताप जी लगातार जुड़े हुए हैं। सर जी एक जी। सवाल, कि अब हम हमारे एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्से की ओर आगे बढ़ रहे हैं कि आम लोग फेक न्यूज से कैसे बचें, अफवाहों से कैसे बचें। आप यहाँ मौजूद हैं, मैं एक सवाल आपसे यहाँ ये लेना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब आप जनप्रतिनिधि लोग हैं, आप लोगों तक भी क्या अफवाहें पहुंचती हैं जो हम देख रहे हैं आम आदमी तक सोशल मीडिया के माध्यम से, माउथ पब्लिसिटी से, तमाम जगहों से पहुंचती हैं। आप आपके पास पहुंचती हैं तो आप क्या करते हैं? देखिए, हम लोगों तक ये न्यूज लोगों के वर्जन अमित जी पहुंचते हैं जी तो निश्चित रूप से पूरी तौर पर समझाने का हम लोग प्रयत्न भी कर देते हैं, उनको बता भी देते हैं भाई इसमें कहीं से भी अगर आपके मन में ये बात आ गई है तो यह उचित नहीं है। देखिए मैंने वो ऐसे आपके दैनिक जागरण की बात वैसे ही नहीं कही, ये पूरा का पूरा अच्छी बात दैनिक जागरण ने दिया, कई प्रिंट न्यूज ने वो दिया। हुआ क्या कि कुछ ऐसे चैनल्स जो है उसको इस तरह से डिस्टर्ब किए, मुझे कहने में हिचक नहीं है कि उन लोगों ने इस तरह से डिस्टर्ब किया कि लोग उस में भ्रमित हो गए। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि दैनिक जागरण ने शुरू से मैंने देखा ए टू जेड जिस प्रकार से लोगों को सकारात्मक ओपिनियन दिया, संजय जी के लेख भी आए और सब हुआ है, तो बहुत अच्छी बात रही और हम लोगों तक आया तो समझाए, समझा करके उनको बताया। धीरे धीरे अब तो नहीं आ रही है, अब तो वो बात खत्म हो गई है, लेकिन शुरू में आई, हम लोगों को भी झेलना पड़ रहा था। लेकिन अभी मैं कल ही जब 7 साल पूरे होने पर गाँव में गया था, लोगों को मैं सेवा कार्य के दृष्टि से मास्क दिया, सैनिटाइजर दिया, दवा का किट भी दी। तो लोगों से भी मैंने पूछा कि भाई अब कोई है, लोगों ने कहा नहीं साहब अब तो ये नहीं है, और मैक्सिमम लोग मास्क लगाए हुए थे। ये अच्छी बात है, मास्क, हाँ मैं मास्क लगाए हुए थे। उन लोगों ने कहा कि नहीं हम लोगों को शुरू में घबराहट थी, लेकिन अब ऐसी कुछ नहीं है। जब कई बार प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ये किया तो बात अच्छी हो गई, और मुझे नहीं लगता कि कोई जो दूसरे लोग इसकी आलोचना कर रहे थे वो भी अब आलोचना की स्थिति उनकी नहीं रह गई है। तो जी जी अब कोई कभी कभी किसी ने ये कहा कि वैक्सीन लगाने से नपुंसकता आ जाती है, जी कभी बिल्कुल। अब डॉक्टर वी एन अग्रवाल साहब यहाँ ये है, ऐसे तो कुछ मुझे लगता है तो है नहीं कि जो किसी ने हुआ हुआ महिला ये महिलाएं मां नहीं बन पाएंगी या इस प्रकार की बातें एक आई है कि जनसंख्या पर कुछ लोगों ने भी कहा जनसंख्या पर नियंत्रण कर रही है ये सरकार। तो ये सब जितनी अफवाह थी वह कहीं न कहीं बैक में लोगों ने फैलाने का प्रयत्न किया था। लेकिन जब धीरे धीरे डॉक्टर्स की भी ओपिनियन आने लगी, आप लोगों की ओपिनियन आने लगी, तो सबसे अधिक पात्र तो यही होता है ना कि पॉलिटिकल को किया जाता है, सरकार को किया जाता है, लेकिन आप लोगों की ओपिनियन ने हम लोगों की रक्षा भी किया। नहीं, ये एक और अच्छा संकेत है डॉक्टर साहब, जैसे अभी अपने पास भी यहाँ सवाल आ रहे हैं तो लोगों में अब ये अफवाहें नहीं रही, ये एक सजगता का, सतर्कता का, देश की जनता इसके लिए बधाई की पात्र है कि हम जो लगातार अभी सवाल हमारे पास यहाँ आ रहे हैं, और पिछली वेबिनार्स की भी हम बात करें तो अब सवाल ये नहीं आ रहा कि वैक्सीन नहीं, सवाल ये आ रहा है कि कितना गैप रखें, ये बीमारी है हम लगवा सकते हैं कि नहीं, ये एक अच्छा संकेत है। गैप की बात तो वी एन अग्रवाल साहब ने भी बताया है, एकाएक बीच में जो बढ़ा वह इस दृष्टि से भी कि लोगों ने जब ये कहा कि साहब वैक्सीन की कमी हो गई इसके नाते, ऐसा कुछ नहीं है। और इसको बहुत स्पष्ट रूप से डॉक्टर वी एन अग्रवाल साहब ने कह दिया कि 90 दिन का उसका वो होना चाहिए। तो ये नहीं कि हम लोगों ने क्यों किया,
डॉक्टर्स की ओपिनियन, वैज्ञानिकों की ओपिनियन, उस ओपिनियन के आधार पर ही वह ड्यूरेशन बढ़ाने का काम हुआ, एक वैक्सीन से दूसरे वैक्सीन के डोज। जी पहले जरूर था, पहले हम लोगों ने लगवा लिया, दोनों डोज लगवा लिया, लेकिन अब जो अंतर है वह इस नाते वो किया गया कि इतने दिन में और अच्छी तरह से एंटीबॉडी बना लेगा, और उस एंटीबॉडी बनाने के बाद इतने दिन बाद जब वो लगाए तो पूरी तौर पर इफेक्ट उसका रहेगा। इफेक्ट के नाते वो बढ़ाया गया समय, और कोई और कारण नहीं। जी धन्यवाद सर, समय निकालने के लिए, हमसे बात करने, लगातार जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बढ़ते हैं अगली रुख की ओर, जो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि अब इस फेक न्यूज से आप कैसे बचें। तो मैं उमम को अब आमंत्रित करूंगा। उमम जी, आप अब कमान संभालें। उमम लोग इससे पहले मैं शुरू करूं, मैं चाहूंगी कि डॉक्टर वीएन अग्रवाल से मेरा एक सवाल है। सर, आपने भी देखा होगा कि कोरोना वायरस या वैक्सीन से जुड़ी कितनी ज्यादा फर्जी खबरें वायरल होती रहती हैं, तो सर आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है हमारा, कुछ ना कुछ अफवाहें आती रहती हैं, और सोशल मीडिया जब से हो गया है तब से इसमें बहुत सी फेक न्यूज आती रहती हैं। जैसे कि आप देखिए, इसी वैक्सीन के साथ नहीं, जब पोलियो वैक्सीनेशन हुआ था तो भी कितनी अफवाहें उड़ी थी। तो वैक्सीनेशन के साथ कुछ अफवाहों का नाता पुराना रहा है, लेकिन निश्चित तौर पे पोलियो को भारत ने खत्म किया अपने यहाँ से। इसी प्रकार से हम लोग वैक्सीनेशन से अब अफवाहें उतनी नहीं है। और जो सबसे अच्छा काम सरकार ने किया था, सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगवाया, और उसको लगवाने से एक आम जनता में भी एक विश्वास हुआ कि हाँ, जब डॉक्टर्स खुद ही सबसे पहले वैक्सीन लगवा रहे हैं तो इसमें साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये बहुत अच्छा मूव था। और निश्चित तौर पे अगर पहले डॉक्टर्स वैक्सीनेटेड नहीं हुए होते तो सेकेंड लहर में उतना अच्छा वो कार्य नहीं भी कर पाते। उनको एक डर होता और ज्यादा डॉक्टर्स इन्फेक्ट होते। हालांकि उसके बावजूद काफी डॉक्टर्स इन्फेक्ट हुए हैं, काफी पैरामेडिकल इन्फेक्ट हुए हैं, लेकिन वह एक समस्या और ज्यादा आती है अगर डॉक्टर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स को पहले वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। क्योंकि मार्च आते आते लगभग सभी डॉक्टर्स और सभी पैरामेडिकल वर्कर्स को 2-2 वैक्सीन लग चुकी थी। जहां तक सवाल है इस फेक न्यूज का, तो लोग केवल एक ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाके ऑथेंटिक माध्यम से अपने प्रॉब्लम्स, अपनी क्वेरीज को सॉल्व करें, जैसे WHO की साइट है, ICMR की साइट है। बाकी फेक न्यूज तो आती रहती है, उस पर आप ध्यान ना दें, और अगर कोई समस्या है तो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से इसका आप सलाह ले लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सो अभी तक हमें गौरव ने बताया और अमित जी ने बताया और हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया है कि कैसे वैक्सीन से जुड़ी जानकारी कितनी अहम है। तो अब बात करते हैं दुष्प्रचार की। जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है, चाहे वो कोरोना वायरस हो, चाहे वो वैक्सीन हो, जब से वैक्सीन इंडिया में आई है, बनी है, तब से उससे जुड़ी इतनी सारी फर्जी खबरें वायरल होनी शुरू हो गई, जिनका हमने शायद कभी इमेजिन भी नहीं किया था। ऐसे ऐसे सेंसिटिव पॉइंट्स को डाल दिया गया, जैसे कि वैक्सीन लेने से नपुंसकता आ जाती है पुरुषों में, या महिलाएं जो हैं अगर वो वैक्सीन लगवा लें तो वो मां नहीं बन पाएंगी, और कि वैक्सीन के बहाने सरकार जो है वो जनसंख्या नियंत्रण कानून, मतलब जनसंख्या नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। सो मतलब बेसिक सी चीजों को, अपने सेंसिटिव इमोशंस को सामने वाले को टारगेट करते हुए ये बनाया गया। इसी तरह बात करते हैं समाज में कुछ जुड़ी अफवाहें, जिनका फैक्ट चेक हमने खुद भी किया। अब एक पोस्ट वायरल हो रही थी जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि कानपुर में वैक्सीनेशन के बाद लगभग 40 छात्र जो है वो अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। जब हमने अभी वैक्सीन के बाद ये पोस्ट वायरल हुई, और इसके साथ एक प्रॉपर एक न्यूज क्लिप भी थी, और ये पोस्ट इतनी ज्यादा सोशल मीडिया पे, फेसबुक प्लेटफॉर्म पे और जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे इतनी ज्यादा शेयर की गई, लोगों को लगा सच में ऐसा हुआ है। तो जब हमने इसका फैक्ट चेक किया तो पता चला ये तो 2018 की खबर है, और इसका कोरोना वायरस की वैक्सीन से कोई कनेक्शन नहीं है। एक दूसरी वैक्सीन थी जिसमें कुछ गड़बड़ी होने की वजह से ऐसा हुआ था। वही एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें ये कहा गया था कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद एक अस्पताल में हिंसा हुई है। तो मतलब उसमें उस पूरी पिक्चर थी, उसमें काफी ब्लड था, और उसको लोग, सोशल मीडिया यूजर्स वायरल कर रहे थे कि हाँ ये वैक्सीनेशन से रिलेटेड करके। तो जब हमने उसका पता किया तो पता चला वो ये भी पुरानी फोटो है, इसका रीसेंट डेज से कोई कनेक्शन नहीं है और ना ही वैक्सीनेशन से कोई कनेक्शन है। वहीं दूसरी पोस्ट में दावा किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र में रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो कम दामों में खरीदा जा सकता है। सो इसकी इन्वेस्टिगेशन में भी हमें पता चला कि ये ऐसा है ही नहीं, वहां पर ये इंजेक्शन मिलते ही नहीं है। इसके बाद इसी तरह दूसरी तरीके से वायरल हुई कि जो लोग वैक्सीन लगवाएंगे, सरकार जो है उनका डेटा जमा कर लेगी और उसके बाद वो उसके अपने यूज करेगी, मिसयूज के तरीके से करेगी। तो अब दुष्प्रचार की जांच की बात करते हैं कि जब भी आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आए तो आप उसको समझें, एक्सपर्ट से बात करें, उसकी रिसर्च करें,
और ये सही जानकारी हासिल करें, क्योंकि सही जानकारी जो है जरूरी नहीं है कि अगर हमारे किसी अपने ने भेजी है तो वो सही ही जानकारी हो। हमेशा उसको क्रॉस चेक जरूर करें, और खासकर अगर आपके पास फेसबुक पर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आती है जिसपे आपको डाउट हो तो एक बार उसको जरूर चेक करें। अभी जैसे कि हमें डॉक्टर वी एन अग्रवाल ने बताया कि ऑथेंटिक वेबसाइट्स पर जाकर चेक करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमेशा जब भी आपके पास कोई पोस्ट आए तो उसका सोर्स जरूर जानें कि उसका सोर्स क्या है। मतलब अगर कोई भी XYZ किसी ने भी कोई पोस्ट शेयर की है तो जरूरी नहीं है वो बंदा ऑथेंटिक हो सकता है, वो बंदा ठीक हो सकता है, लेकिन जो उन्होंने शेयर किया है जरूरी नहीं कि वो ठीक हो। हमेशा अपना सोर्स जरूर चेक करें। अगर मान लीजिए किसी ने WHO के नाम से कोई पोस्ट वायरल कर दी और लिख दिया नीचे की WHO के नाम से है ये, तो जरूर आप सबसे पहले आप जाके WHO की वेबसाइट पर चेक करें, उनके ट्विटर हैंडल पे चेक करें, उनके फेसबुक हैंडल, वेरीफाइड फेसबुक हैंडल पे चेक करें। इसी तरह भारत सरकार के नाम से भी बहुत सारी पोस्ट वायरल होती रहती हैं, तो भारत सरकार के ऑफिशियल हैंडल्स पे जाके चेक कर सकते हैं जो डिपार्टमेंट्स के हैं। इसी तरह जब भी कोई पोस्ट आप देखें तो उसको एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर करें, लाइक करने से पहले और इसे शेयर करने से पहले। डॉक्टर वी एन अग्रवाल, मेरा आपसे एक और सवाल है। सर, वैक्सीन से जुड़े किस दुष्प्रचार के बारे में आप बात करना चाहेंगे जिसको आपने खुद अपने पेशेंट्स को या जाने वाले को बताया हो कि ये फेक है? जी हाँ, बिल्कुल, ये जो आपने नपुंसकता वाली बात की, इसके बारे में कई लोगों ने पूछा कि साहब इसको लेने से कहीं ऐसा नहीं हो जाएगा, ऐसा मैं सुन रहा हूँ। फिर उसके बाद उसको अगर काउंसलिंग करने के बाद ज्यादातर पेशेंट समझ जाते हैं कि हाँ, ये सब गलत चीजें हैं। और मुझे लगता है कि हम लोगों से जितने जुड़े हुए पुराने पेशेंट हैं, क्योंकि मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट, तो हम लोग के पास टीबी के बहुत ज्यादा मरीज हैं, अस्थमा के बहुत ज्यादा मरीज होते हैं, और उन सब मरीजों को हम लोग प्रेरित भी करते हैं जब वो दिखाने आते हैं कि आप सबसे हम लोग पूछते हैं कि आप वैक्सीन जरूर लगवा लीजिए। और ज्यादातर मरीज मुझे लगता है कि लगवा भी चुके हैं, और मरीजों में अब यह डर नहीं है वैक्सीन लगवाने से कोई प्रॉब्लम है। ये समस्या आज से 1 महीने 2 महीने पहले तक थी। अब तो मरीज सोच रहा है कितनी जल्दी जल्दी वो वैक्सीनेट करा ले। बहुत कहीं बहुत से कोई ऐसी कोई धन्यवाद। समस्या नहीं। और अफवाह वाली जो बात है, अफवाह वाली बात ये कुछ 1 आध महीने पहले तक थी, अब मुझे नहीं लगता है कि अफवाह इतनी ज्यादा है। अब लोग आतुर हैं कि कितनी जल्दी वैक्सीन लगवा लें वो लोग। राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम आगे बात करते हैं कि तथ्यों को कैसे चेक करें। अब ये तो बात हो गई कि तथ्यों को चेक करना जरूरी है, तो ये है कि तथ्यों को कैसे चेक करें, उसका सोर्स चेक करें कि वो किसके जरिए भेजी गई है, लेखक चेक करें, तारीख चेक करें, कहीं वो पुरानी तो नहीं है। अक्सर 2019-20 की खबरों को नए तरीके से, नए कॉन्टेक्स्ट के साथ वायरल कर दिया जाता है, तो उसका मतलब भी बदल जाते हैं। और ये चेक करें कि कहीं जिसने शेयर की है कहीं वो बायस तो नहीं है किसी एक पार्टी की तरफ या किसी एक की तरफ उसका ज्यादा रुझान तो नहीं है। और ये चेक करें कि अगर जो हेडलाइन है वो उकसाने वाली, प्रोवोकेटिव तो नहीं है, या फिर वो क्लिकबिट तो नहीं है। अगर कोई क्लिकबिट हेडलाइन या ज्यादा उकसाने वाली या थोड़ी सी वैसी हेडलाइन हो तो उसके ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो खबर फेक हो। इसी तरह उसके सोर्स को चेक करें कि कहीं वो मजाक या सटायर तो नहीं है, शेयर किया गया पीस किसी का ओपिनियन तो नहीं है। इसी तरह एंड में जरूर अपने एक्सपर्ट से पूछें, और अगर वो किसी कोरोना वायरस या वैक्सीन से जुड़ी जानकारी है तो जैसे वी एन अग्रवाल बता रहे थे कि बात करना जरूरी है, शेयर करें। अब बात करते हैं कि कुछ टूल्स हैं। अभी तक तो बात हुई थी कि पोस्ट की वेरिफिकेशन कैसे करें, कि गूगल सर्च से कैसे कैसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन वो कौन कौन से टूल्स हैं जिनके जरिए हम फैक्ट चेक कर सकते हैं। हमारे वेबिनार्स में हम लोग बताते हैं कि फैक्ट चेक कैसे किया जाए। और तो यहाँ पर भी एक छोटा सा ब्रीफ है कि कौन कौन से वेरिफिकेशन टूल्स हैं जिनके जरिए आप खुद घर बैठ के फैक्ट चेक कर सकते हैं। तो हमारा पहला टूल है गूगल ओपन सर्च। सो गूगल ओपन सर्च का मतलब है कि नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। गूगल ओपन सर्च का मतलब है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो रिटर्न में हो, चाहे वो वीडियो के फॉर्म में हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो उसमें ऊपर लिखा कॉन्टेक्स्ट है, सिर्फ उसको सिंपल कीवर्ड्स में डालकर जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके पास उससे रिलेटेड सारी जानकारी आ जाएगी। अगर आप और ज्यादा फिल्टर करना चाहें तो उसमें आप न्यूज देख सकते हैं, इमेजेस देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। इनफैक्ट आप टाइम टूल से उसका टाइम और उसका डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इस टाइम से लेकर उस टाइम तक देखनी है। सो गूगल ओपन सर्च सबसे बेहतर तरीका है। कोई भी पोस्ट मिले आपको व्हाट्सएप पे, फॉरवर्डेड ग्रुप पे मिले आपको, आप सबसे पहले उसके कीवर्ड्स डालिए और गूगल सर्च कर लीजिए। आपको खुद पता चल जाएगा ये अभी की है या ये पुरानी है या ये कितनी सही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब बात करते हैं अपने दूसरे टूल की, गूगल रिवर्स इमेज सर्च। सो गूगल, अब तक तो हमने पोस्ट से जुड़ी जानकारी हासिल कर ली कि पोस्ट से अगर कोई पोस्ट है तो वायरल हो रही है तो उसको कैसे सच जाने उसका। गूगल रिवर्स इमेज सर्च, अगर कोई फोटो है और वो शेयर की जा रही है गलत दावों के साथ, या फिर आपको डाउट है कि ये गलत हो सकती है, तो उसको गूगल रिवर्स इमेज के जरिए सर्च किया जा सकता है। गूगल रिवर्स इमेज कैसे सर्च कर सकते हैं?
images.google.com पर जाएं और उसके बाद वहां जाकर फोटो अपलोड कर दें। फोटो अपलोड नहीं कर सकते तो उसका URL जो है फोटो का वो डाल दें और सर्च हो जाएगा। जैसे ही आप सर्च करेंगे आप एक न्यू पेज पे लैंड कर जाएंगे और उस सिमिलर उस इमेज से रिलेटेड बहुत सारी इमेजेस आपको मिल जाएंगी, जिसमें वही इमेज से रिलेटेड जहां जहां जिस जिस प्लेटफॉर्म पे जिस जिस दावे के साथ वो शेयर हुई होगी, आपको सब पता चल जाएगा कि ये कौन कौन से दावे के साथ और कितने सालों से ये सिमिलर चीज वायरल हो रही है। तो ये अब हमने पता कर लिया कि फोटो कैसे वेरीफाई करते हैं। अब बात करते हैं यूट्यूब डेटा व्यू। ये एक बहुत अच्छा टूल है, लेकिन ये सिर्फ यूट्यूब वीडियोस के लिए है। मतलब अगर कोई यूट्यूब वीडियो है, आपको डाउट है, उससे जुड़ी जानकारी और ज्यादा हासिल करनी है, यूट्यूब डेटा व्यूअर पे उसका जाकर लिंक डालें और जैसे ही आप वो पे क्लिक करेंगे आपको उस यूट्यूब वीडियो से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी कि कब कब कैसे 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 ये डाला गया है, इसका क्या है। और इनफैक्ट उसके आपको कुछ की फ्रेम्स भी मिल जाएंगे, थंबनेल मिल जाएगा जिसको आप सर्च कर सकते हैं। अगेन गूगल सर्च कर सकते हैं आप उसको और आपको पता चल जाएगा कि ये सिमिलर यूट्यूब वीडियो कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे कहाँ कहाँ किस किस लैंग्वेज में किस किस दावे के साथ अपलोडेड है। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा ये फेक से लेकर ट्रू तक कहाँ तक ये मौजूद है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इनविटूल। सो इनविटूल ये सारे ही वीडियो के लिए, इनविटूल एक बहुत एक्सपेंडेड टूल है मैं ये कहूंगी, और इसमें हम जो मेनली यूज करते हैं वो की फ्रेम्स के लिए यूज करते हैं। कोई भी वीडियो इनफैक्ट कोई फेसबुक का वीडियो हो या फिर आपको ट्विटर पे वीडियो मिला हो, कहीं पर भी वीडियो आपको मिला हो, आप उसको की फ्रेम्स में डालें और उसके बाद आप उसको सर्च करें और आपको पता चल जाएगा कि ये वीडियो आपको कुछ की फ्रेम्स निकल कर आ जाएंगे सामने और उसके बाद पता चल आप उनको सर्च कर सकते हैं। आप उनको बिंज से सर्च कर सकते हैं, यांडेक्स से सर्च कर सकते हैं और टिनाई से सर्च कर सकते हैं और ये वीडियो कहीं ना कहीं उसका एक फ्रेम आपको जरूर किसी भी सोशल मीडिया पे हैंडल पे मिल जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये वीडियो की सच्चाई क्या है। इसी तरह इनविट टूल में मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगी। इसमें मैग्नीफाइंग टूल भी है, ट्विटर एडवांस सर्च भी है और इमेज वेरिफिकेशन असिस्टेंट भी है। आपको इन सब की प्रॉपर पूरी डिटेल्स अगर आप लेनी हो तो आप विश्वास न्यूज की वेबसाइट पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ हमने प्रॉपर पूरी डिटेल्स डाली हुई है और कि आप कैसे कैसे किस किस तरीके से फैक्ट चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने लास्ट टूल की, ये है एग्जिफ डेटा व्यूअर। सो एग्जिफ डेटा व्यूअर बेसिकली क्या करता है, ये कोई भी डिजिटल इमेज हो उससे जुड़ी जानकारी देता है। मतलब अगर कोई डिजिटल फोटो हो और वो वायरल हो रही हो या फिर आपको उसके बारे में जानकारी हासिल करनी हो तो आप सिंपली यहाँ पर आके इमेज को अपलोड कर दें या उसका URL डाल दें और उसके बाद आपको इस फोटो से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी कि उसका साउंड से रिलेटेड या फिर डिजिटल कैमरा कौन सा था, स्कैनर के बारे में, या फिर उसकी मॉडल या फिर शटर स्पीड, ISO या कौन सी तारीख को क्लिक किया गया था, या अगर उसका GPS ऑन हो तो उसकी लोकेशन। सो ये सारे कुछ टूल्स हैं जिनके जरिए आप खुद भी फैक्ट चेक कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको फैक्ट चेक करने में कोई भी दिक्कत आती हो तो आप विश्वास न्यूज से कांटेक्ट करके हमारे साथ वो वायरल पोस्ट शेयर कर सकते हैं और हम अगर हमारे यहाँ उसका फैक्ट चेक हो चुका होगा तो हम आपके साथ उसका लिंक शेयर कर देंगे और अगर फैक्ट चेक नहीं हुआ होगा तो बिल्कुल आपका हम उसका जरूर फैक्ट चेक करेंगे। मैं चाहूंगी अमित जी अब आप आगे बढ़ाएं सेशन को। ओवर टू यू। जी धन्यवाद। कि जो तमाम बातें यहाँ अभी उर्वशी ये उमम ने मेरे साथी ने आपको यहाँ पर बताई, ये टूल्स जो है विश्वास न्यूज की वेबसाइट पर हैं और ये वो टूल्स हैं जिन्हें दुनिया भर के फैक्ट चेकर जो जहाँ भी जिस कंट्री में फैक्ट चेक करते हैं इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी टूल्स थे और इनके साथ एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है हमारा कॉमन सेंस। जब भी कोई खबर हम तक पहुंचती है, अब वो खबर है कि नहीं, उसमें कुछ झूठ मिला हुआ है, उसमें कुछ भ्रामक मिला हुआ है, ये हमारा कॉमन सेंस ही सबसे पहले हमें बता देता है कि यार जैसा डॉक्टर साहब ने, जैसा सांसद महोदय ने कहा कि यार ये वैक्सीन लगेगी तो नपुंसकता बढ़ जाएगी, बांझपन आ जाए। कॉमन सेंस, क्यों ऐसा क्यों होगा? बस जैसे ही आप अपने आप से सवाल करेंगे, आगे का काम हम फैक्ट चेकर्स करने के लिए मुस्तैद हैं, आपको सिखाने के लिए मुस्तैद हैं, अपनी जानकारी आपसे साझा करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। अब दोस्तों बहुत जरूरी जो दोनों पार्ट थे इस वेबिनार के वो आपके सामने आ चुके हैं। हमारा एक्सपर्ट पैनल आपसे जुड़ चुका है, सांसद महोदय आपसे जुड़ चुके हैं, अपनी बात कर चुके हैं। अब आपका कुछ सवाल जो हमारे दर्शकों के आए हों आप आगे पूछ सकते हैं। दरअसल हमारे एक गोरखपुर के हैं, उन्होंने रूपल त्रिपाठी जी हैं और शालिनी सिंह हैं। इनका लगभग सेम ही सवाल है। इनका ये कहना है कि एक तो ये पूछ रहे हैं कि क्या वैक्सीन लगवाने से इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, और दूसरी इनकी जो बात है वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको कोरोना हो जाता है तो उसके कितने समय बाद
हम वैक्सीन लेने के लिए एबल होंगे? कब ले सकते हैं वैक्सीन? देखिए, जो अभी नई गाइडलाइन आई है कुछ दिन पहले, उसके अनुसार अगर आपको एक बार कोविड हो गया है तो कोविड ठीक होने के लगभग 3 महीने के बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं। और जहां तक ये बात है कि इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, बिल्कुल सरासर गलत है। और इससे बल्कि आप सुरक्षित हो रहे हैं। इम्यूनिटी का इससे कोई ऐसा संबंध नहीं कि इसको लेने से इम्यूनिटी कहीं से कम नहीं होती है। ये भ्रामक है बिल्कुल। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी इसके बारे में। उसमें कई तरह की एक एक बात ये भी चल रही है सर कि जैसे कि एक डोज लग गई, उसके बाद फिर आदमी इन्फेक्टेड हो गया, तो इसका आप क्या कारण देखते हैं? और फिर अगर इन्फेक्टेड हो जाता है उसके बाद वो ठीक हो गया, फिर कितने समय बाद वैक्सीन ली जा सकती है? नहीं, यही है कि अगर आपका जो पहले डोज के बाद आपका दूसरा डोज 3 महीने बाद ड्यू था, लेकिन अगर आप बीच में इन्फेक्शन आपको हो चुका है, तो जो बीच में इन्फेक्शन हुआ है उसके ठीक होने के 3 महीने बाद आपको दूसरा डोज लेना पड़ेगा। आप अपने पहले डोज से आप नहीं जोड़ेंगे 3 महीना, आप ठीक होने की डेट से 3 महीने बाद आपको अपना दूसरा डोज लेना पड़ेगा। जी, और इसके साथ सर एक कुछ और भी सवाल है जिनको हम ले लेते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, हालांकि हम सारे सवाल और आगे सवालों की तरफ बढ़े उससे पहले मैं फिर जो पार्टिसिपेंट्स सभी हमारे लगभग जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द साथ में बने हुए हैं, पैनल के लोग भी हैं, मैं तो बल्कि हमारे पीडीएफ को शेयर करें और उस शेयर करते हुए का स्क्रीनशॉट, आपका नाम और आपके शहर का नाम आप लिख दें, कितने ग्रुप्स में आपने शेयर किया, ये जानकारी स्क्रीनशॉट के साथ आप 9205270923 पर सबसे तेज सबसे ज्यादा ग्रुप्स में मिलने वाले खास लोगों के लिए, 5 खास लोगों के लिए हमारे पास एक खास उपहार भी है जो जल्दी आप तक पहुंचेगा और सर्टिफिकेट के लिए ये करना अनिवार्य है। जी गौरव, आप कैरी ऑन, आप सवाल पूछ सकते हैं। जी जी। सर दरअसल हमारे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, हम सबको तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन कुछ चुनिंदा सवालों को मैं ले लेता हूँ। जैसे कि सर एक बात चल रही है कि तीसरी लहर आ सकती है, तो तीसरी लहर में कुछ बच्चों के लिए कुछ घातक हो सकती है। डॉक्टर साहब आप है ना हमारे साथ बी अग्रवाल? जी हाँ, बिल्कुल हूँ मैं। हाँ, तो सर ये तीसरी लहर से हम पहले तो कैसे बच सकते हैं और क्या ये बच्चों के लिए घातक हो सकती है, इस बारे में कुछ आप बता पाएंगे सर? देखिए, तीसरी लहर की जहां तक बात उठ रही है, ये कहीं से इसका बहुत ऑथेंटिक सोर्स मुझे नहीं मिला है, क्योंकि जिन देशों में दूसरी लहर आ चुकी है और काफी समय बीत चुका है, वहां पे अभी तीसरी लहर का कोई अभी तक प्रभाव नहीं मिला। और इसमें कि बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे ऐसा मुझे कहीं से ये एक ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं मिली है। फिर भी अब अगर कॉमन सेंस की बात करें तो ये देखा जा रहा है कि बड़ों में तो ज्यादातर वैक्सीन लगती जा रही है और वो इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो हमारे जो बच्चे घर में थे और जो जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, चूंकि ये एक ऐसा ग्रुप है जो वैक्सीनेटेड नहीं है, तो अब वायरस के पास वही एक सोर्स बचेगा इन्फेक्ट करने के लिए भविष्य में। क्योंकि अगर महीने 2 महीने में हमारा देश काफी हद तक वैक्सीनेटेड हो जाएगा और बच्चों के लिए अभी वैक्सीन की गाइडलाइन नहीं आई है, इस नाते यही उम्मीद है कि अगली बार जब भी वायरस आएगा तो अब बाकी सब लोग वैक्सीनेटेड रहेंगे, बच्चे बचेंगे तो इनके ऊपर प्रभाव ज्यादा आ सकता है। एक ऐसा सोचा जा रहा है। इस आधार पर ये कहा जा रहा है कि अगर तीसरी लहर आती है तो उसमें बच्चे ज्यादा इफेक्टेड होंगे, क्योंकि बच्चे ही एक ऐसा ग्रुप है जो अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं हो पाए, उसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं आ पाई है। दरअसल एक हमारे यूजर है सर अमित जी, उनका एक सवाल है, वो ये कह रहे हैं कि कोरोना के समय में हमने देखा कि लगातार दवाइयों के नाम सार्वजनिक कर दिए गए, प्रोटोकॉल सार्वजनिक कर दिए गए, तो लोगों ने अपने मन से ही दवाई लेना स्टार्ट कर दिया और स्टेरॉइड भी ले लिए और तमाम तरह की और भी दवाइयां ले ली, जिससे उनको फायदा कम दिखा, कई कई मामलों में बहुत नुकसान भी हो गया। तो आप ऐसे लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि भाई दवाई ले रहे हैं तो क्या लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कब लेना चाहिए? थोड़ा इसमें अगर प्रकाश डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, देखिए, जैसे ही आपको एक शंका हो जाती है कि मैं किसी कोविड व्यक्ति के संक्रमण संपर्क में आया हूँ और मुझे कोविड के लक्षण आने शुरू हो गए हैं, तो सबसे पहले तो अपना आपको टेस्ट कराइए और टेस्ट करा के बेसिक दवाइयां जो भी 3 या 4 दवाइयों का एक गवर्नमेंट की ओर से फ्री में बांटी भी जा रही थी, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे क्वालिफाइड, तो शुरू में वो वही दवाइयां देता है और साथ में आपको सतर्कता बता देता है कि अगर आपको यह प्रॉब्लम होगी तो आप यह जांच भी करा लीजिएगा और उसके बाद अगर ऐसी समस्या होगी तुरंत कहीं भर्ती हुई या दोबारा उसके तुरंत मिलिएगा। अब मुख्यतः समस्या है स्टेरॉइड के बारे में कि स्टेरॉइड कब शुरू करें। तो चूंकि स्टेरॉइड एक लाइफ सेविंग ड्रग है, तो इसको तभी देना चाहिए जब कोरोना के मरीज में ऑक्सीजन का लेवल कम हो,
पर जैसे ही ये लोगों को मालूम पड़ा कि ये लाइफ सेविंग ड्रग है, तो बहुत से लोगों ने ऑक्सीजन लेवल अगर लो नहीं भी हुआ तो भी वो इस दवा का एक स्वयं इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। और लेकिन कब तक लें, किस डोज में लें, इसके उनको आइडिया नहीं थी। तो इस चक्कर में इसका स्टेरॉयड का काफी दुरुपयोग सेल्फ ट्रीटमेंट में हुआ, जबकि यह केवल गंभीर मरीजों के लिए ही रिजर्व ड्रग है। पर चूंकि यह मार्केट में ओपनली अवेलेबल थी, इस नाते इसका काफी दुरुपयोग हुआ। और चूंकि स्टेरॉयड एक साइड इफेक्ट वाली ड्रग है, तो उसके साइड इफेक्ट अब समाज में हम लोग देख रहे हैं। तो हम आगे से अब यही सतर्क करना चाहेंगे लोगों को कि आप एक सामान्य दवा जो कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन में उसको लीजिए, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपकी दिक्कत बढ़ती है, और जहां तक स्टेरॉयड लेने की बात है, अगर स्टेरॉयड लेने की नौबत आती है तो बिना चिकित्सकीय सलाह के न लें स्टेरॉयड। डॉक्टर गौरव, डॉक्टर अग्रवाल, मेरा आपसे एक सवाल है सर। जब से वैक्सीन लगनी शुरू हुई है तो मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें हमने ये देखा कि किसी किसी में सिम्टम्स नजर आ रहे हैं और किसी किसी में नहीं, तो इसका क्या रीजन है? नहीं, देखिए, कोरोना में तो मेजॉरिटी एसिम्प्टोमेटिक होती है, काफी लोगों को कोरोना होता है, उनको कुछ नहीं मालूम पड़ता है। लेकिन वैक्सीन लगने के बाद भी अगर आपके अंदर एंटीबॉडी बन चुकी है, 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया सेकेंड डोज लगे, तो आपको भी अगर इन्फेक्शन होगा तो आपको बहुत सिम्टम्स नहीं आने वाले हैं। तो इसीलिए कहा जाता है वैक्सीन लगने के बाद भी अगर आपको कोरोना होता है तो आपको कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। सेम यही चीज, आपका सवाल यही था संभवतः। सर, कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं और उसमें एक हमारे साथी ने पूछा है कि एस्थमेटिक पेशेंट अगर कोई है तो उनको वैक्सीन लगवाने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बिल्कुल, अस्थमा हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उनको और जल्दी है, उनके लिए और ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि अगर किसी ऐसे मरीज को जो पहले से किसी क्रॉनिक डिजीज से ग्रसित है, उसको अगर कोरोना होता है तो उसमें गंभीरता होने की संभावना सामान्य के मुकाबले ज्यादा होती है। इसलिए आपके लिए तो प्रायोरिटी है कि आप जल्दी जल्दी लगवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ ज्ञापित करना चाहूंगा सांसद महोदय का। श्री प्रताप जी ने इतना समय निकाला, पूरे समय लगातार हमारे साथ जुड़ते रहे। सांसद महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तमाम जानकारी बहुत ही मैं कहूँगा कि ऐसे अंदाज में अंदाजे बयां आपका ऐसा था कि लग रहा था कि हाँ भाई, बिल्कुल क्लीन टू क्लीन समझाया जा रहा है। उसका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अग्रवाल, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने पूरा समय निकाला, हमारे लोगों के लगातार आप जवाब देते रहे। आप सबको फिर एक बार बताना चाहूंगा कि विश्वास न्यूज 12 भाषाओं में फैक्ट चेकिंग का काम देश में प्रमुख मीडिया हाउस के तहत कर रहे हैं। हम जागरण समूह के डिजिटल विंग JNM जागरण न्यू मीडिया की फैक्ट चेकिंग विंग है और लगातार डटे हुए हैं कि किस तरह से जो भी कोई बड़ी घटना होती है, कोई हंसी मजाक के तौर पर होता है, कोई कभी हेल्थ का इश्यू होता है, लगातार फेक न्यूज़ का एक जो जाल बुना जा रहा है, उसे रोकने में उसकी टीम पूरी कोशिश दिन रात इसी में जुटी हुई है। चाहे वो कितना चुनावों का मुद्दा आए, चाहे वो कोविड से रिलेटेड मुद्दा है, हमारी टीम इसमें लगी रहती है। IFCN इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क वैक्सीन ग्रांट प्रोग्राम के तहत विश्वास न्यूज इस वेबिनार का आयोजन आप लोगों के समक्ष कर पा रही है। और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ भी आप लगातार आप रह सकते हैं। सिर्फ विश्वास न्यूज टाइप कीजिए, चाहे इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो। आप यहाँ पर हमारे होने वाली सभी एक्टिविटीज को आप देख सकते हैं। हमारे जो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं आप उन्हें देख सकते हैं, हमारी फैक्ट चेकिंग की खबरों को देख सकते हैं। आपके जहन में आप तक भी ऐसी खबर है जिसका आपको फैक्ट चेक कराना हो तो आप हमारी साइट पे आए, वहाँ पर सभी कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID, आपको चैटबॉट नंबर वहाँ मिलेगा। आप हमें हमसे साझा करें, हमारी टीम उसका फैक्ट चेक करके आपको बताएगी। मीडिया साक्षरता अभियान